सेहत से ही ज़माना है। डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मकदम है। अभी तक हमने जाना कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे हम यूनानी पैथी भी कहते हैं, क्या है। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि यूनानी तिब के ज़ख़ीरे में और कौन कौन से ख़जाने छुपे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मरीज़ को सेहतमंद बनाने के लिए कौन कौन से तरीक़े अपनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बीमारी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि 4 खिलतों से जिस्म इंसान बना हुआ है। उन 4 खिलतों में से जब ये इन चारों खिलतों के अंदर जब एतदाल कायम रहता है तो आदमी सेहतमंद रहता है। और जैसी किसी खिल्त की ज़्यादती हो जाती है या किसी खिल्त की कमी हो जाती है तो उसके नतीजे में उसका बैलेंस बिगड़ता है। उस बैलेंस को कायम रखने के लिए फिर ये इन तदाबीर की ज़रूरत पड़ती है। इन तदाबीर के ज़रिए उन बैलेंस को मेंटेन किया जाता है और उससे वो सेहत हासिल हो जाती है। यूनानी सिस्टम में ट्रीटमेंट करते वक्त होलिस्टिक व्यू लिया जाता है। एक हम इंडिविजुअल पूरे इंसान को इन टोटलिटी परसीव करते हैं, देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तिब्बे यूनानी में जिस्म की बनावट से लेकर अंदर के सभी अखलाक, मिजाज, तबीयत के साथ साथ मुआलिजात, अमराज़ निस्वा, क़बलात व अत्फ़ाल, इल्मुल समूम, इल्मुल अदविया, तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब जैसे तमाम जदीद तंजीमों के बारे में समझने की कोशिश की जाती है। तशरीहुल बदन एनाटमी कहते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जो गोया तिब के तमाम शोबों के लिए ज़रूरी है, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, मॉडर्न मेडिसिन है। सर के इस स्कैल्प से लेकर के और पाँव के सोल तक हर चीज़ पढ़ाते हैं। जिस्म की साख्त है, हड्डियाँ हैं, गोश्त पोस्त है, ये रगें हैं जिनको नर्व्स वेसल्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक तालिब इल्म को नॉर्मल स्ट्रक्चर ना मालूम हो, जिस्म की तबी साख्त ना मालूम हो, तो आगे उसमें पैदा होने वाली बीमारियाँ, एब नॉर्मल स्ट्रक्चर वो पता ही नहीं चल सकता। और जब एब नॉर्मल स्ट्रक्चर से नावाकिफ़ होगा तो फिर आगे उसको मर्ज़ को समझना और मर्ज़ का इलाज, वो सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल बेसूद हैं। ये शुबा हिफ़्ज़ान सेहत के ही ताल्लुक़ से जाना जाता है और इसके अंदर सेहत की हिफाजत करने के लिए और सेहत को किस तरह से कायम रखा जाए और उसमें इंसानी सेहत की किस तरह से हिफाजत की जाए, इसके ऊपर ही काम किया जाता है। हिफ़्ज़ान सेहत का जो शोबा है उसके अंदर सारे ही जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनकी सभी की इसमें शमूलियत होती है। अगर हमें किसी भी सेहत की हिफाजत करनी है तो हमें उस हद तक मर्ज़ को पैदा ही नहीं होने देते जिसकी वजह से वो किसी तबीब के पास जा सके। तो हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि उसको सेहतमंद रखा जा सके और उसको सेहत को दायम कायम रखा जा सके, जिससे अच्छी से अच्छी ग़िज़ा उसको प्रोवाइड कराई जा सके, उसको रहन सहन की बेहतर से बेहतर तरीक़ों के बारे में बताया जा सके। शुबे इल्मुल अदविया एक पूरा है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ दवाओं को पढ़ाते हैं और दवाओं को बनाने के बाद इन दवाओं से जो है मुख्तलिफ़ दवाएँ कैसे बनाते हैं, ये तमाम तर जो है शनाख्त अदविया दवाओं की पहचान क्या है। ये दवाएँ अगर मुख्तलिफ़ रखी हुई हैं हमारे सामने तो तालिब इल्म कैसे उसे पहचानेगा, ये दवा कौन सी है, इसका पौधा कितना बड़ा है, ये कहाँ का नेटिव प्लांट है, तमाम तर उसका जो है कि तलबा को जो है उसको जो है रुशनास कराया जाता है। इसी तरह से इल्मुल समूम, ख़ासतौर से जो टॉक्सिकोलॉजी का अगर सब्जेक्ट हम कहें तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर वो सारी ग़िज़ाएँ, वो सारी अशियाएँ जो इंसान को नुकसान पहुँचाने के लिए, जिसमें ख़ासतौर से जहर आते हैं, तो इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश तिब्ब क़ानून व इल्मुल समूम के अंदर की जाती है और इंसान को पूरी तरह सेहतमंद रखने की कोशिश हिफ़्ज़ान सेहत के अंदर की जाती है। अमराज़ निस्वा, क़बालत व अत्फ़ाल, तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो शोबा है, इसमें 3 सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं। एक है गायनेकोलॉजी, दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक्स और तीसरा पीडियाट्रिक्स। तो डिज़ीज़ कैसे स्टार्ट होती है, किस तरह से वो बढ़ती है, यानी पैथोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस उसका क्या है, किस तरह से वो क्लिनिकल पिक्चर क्रिएट करती है, यानी उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं और पेशेंट को क्या फ़ील होता है, वो सब के लिए कॉमन होता है। फिर उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के जो तरीक़े हैं, जो क्लिनिकल भी हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशनल यानी लैब टेस्ट के ज़रिए भी होते हैं, वहाँ तक हमारी टीचिंग स्टूडेंट्स को भी और जो पेशेंट को हम अप्रोच करते हैं डायग्नोसिस के लिए वो सेम होता है। हम लोग जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो सिर्फ सर्जरी ही नहीं करते,
बल्कि उसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या क्योरेटिव ट्रीटमेंट भी, यानी उसको एक चीज़ कहलाएगी कि हम उसको सिर्फ वक्ती तौर पे इलाज दे रहे हैं, और एक चीज़ ये होती है कि हम उसको मुकम्मल इलाज फराहम कर रहे हैं। तो मुकम्मल इलाज सिर्फ दवाओं की बुनियाद पे भी फराहम किया जा सकता है, बल्कि हम जो पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो हमारी मेडिसिन्स हैं, यूनानी मेडिसिन्स या ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, उनकी बुनियाद पे सही हो जाते हैं। यूनानी तिब एक बहुत ही वेल डिफाइंड तरीक़ा इलाज है और इसमें कई ब्रांचेज़ हैं, तशरीहुल बदन और मुनाफिउल आज़ा से लेकर इलाज के अलग अलग तरीक़ों तक। इनके इलाज के लिए सबसे पहला तरीक़ा जो अतिब्बा ने बयान किया है वो ये है कि पहले उनकी ग़िज़ाओं में तब्दीलियाँ करके देखा जाए। अगर ग़िज़ाओं में तब्दीली करने के नतीजे में अगर ये एतदाल कायम हो जाता है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि इलाज बित्तग़ज़िया। हमारे पास जो पेशेंट आती हैं, जो ओपीडी में पेशेंट हमें अटेंड करती हैं ओपीडी को, तो उसमें ज़्यादातर वो पेशेंट होती हैं जो एनीमिया की होती हैं। तो एनीमिया बहुत सारे कारण से जो है औरतों में बहुत कॉमन भी है, क्योंकि ब्लड लॉस वगैरह हर मंथ होता है, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो उसके लिए हम उसको क्या नाम है बोलते हैं कि वो गाजर वगैरह है जैसे, और क्या कहते हैं खजूर होती है, और क्या कहते हैं इन सब का इस्तेमाल, अनार वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह, मतलब ज़्यादातर फ्रूट्स बताते हैं खाने के लिए। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हम मरीज़ को अपने एडवाइस करते हैं जिसमें आयरन भी होता है, और दूसरा अगर आयरन नहीं भी है, विटामिन सी उनमें है, तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मैं तो पिछले 4 साल में अपना इलाज करवाई थी, मुझे खून का प्रॉब्लम था, तो मेरा इलाज यहाँ हुआ और मैं सही बिल्कुल हो गई, और आज की डेट में मेरे पास खून का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस खाने पीने का ज़्यादा बताया गया था, चुकंदर खाना है, गुड़ खाना है, चना खाना है, और जितना ज़्यादा मतलब फ्रूट्स खाना है खून बनाने के लिए। फिर वो बकरे का कलेजी खाने के लिए बताया गया था, ये बताया था डॉक्टर ने। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दवाइयों का सहारा लिए ही हम अपने बदन के दर्द, सूजन, मोटापे और ऐसे ही कितनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं? यूनानी तरीक़ा इलाज में ये बाआसानी मुमकिन है। अगर ग़िज़ाओं से सिर्फ बात नहीं बनती है, तब फिर वो तदाबीर अख्तियार की जाती है जिसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें यह है कि वो मादा जो ज़्यादा हो गया है, उस मादे को कुछ तरकीबों के ज़रिए से, जिसमें से मुंजिल थेरेपी है, हिजामत है, फस्द है, रियाजत है, पेशाब आवर दवाओं का इस्तेमाल है या इदरार है, इन सब, या पसीना ला करके जो है उस मादे का इखराज किया जाए। मेरे पैरों की नसें बहुत ज़्यादा खड़ी होती थी, पैरों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, उठा बैठा नहीं जाता था मेरे से। ये एक तकलीफ मेरे को कम से कम 17-18 साल हो जाएगी। उससे पहले मैंने सफदरजंग में दिखाया था, तो मेरा ऑपरेशन बोल दिया था। मेरे को किसी ने बताया भाई ऐसे से देसी दवाई वहाँ से मिलती है, आप उधर दिखाइए। तो मेरे पैरों में से खून निकाला, उसके बाद में 2 दफ़ा खून निकाला मेरे पैरों में से, अब मुझे कुछ आ रहा। मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं लेटरिन बाथरूम में भी बैठ नहीं पाती थी। फिर मेरे को बताया, मैंने बहुत दवाइयाँ करी, फिर बताया कि तिब्बिया हॉस्पिटल जाओ। फिर यहाँ मैं आई, मुझे एडमिट कर लिया गया, और मेरा दर्द इतना होता था, बहुत ज़्यादा सिकाई हो रही है मेरी, बहुत आराम है मुझे। अब मैं बहुत आराम से बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 5 साल से बीमारी है, इतनी बीमारी है और मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, सांस भी नहीं ले सकती थी। मेडिकल वाले ने बोले आपके घुटने खराब हो गए, हड्डी आपकी गल चुकी है, 3 लाख बोले ऑपरेशन की। यहाँ आके पहुँचे तो मेरे को 20 दिन के बाद में थोड़ा आराम पड़ा, मैं चारपाई पकड़ के थोड़ी बैठी हुई, खड़ी हुई। फिर इन्होंने मेरी खूब मालिश ये देखते थे, मेरे को चलाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे, मेरा बहुत चिल्लाती थी, फिर भी ये करवाते थे मेरी बहुत महसूस करती थी, मेरी बहुत हेल्प करते थे। यहाँ के लोग इतने अच्छे, बहुत अच्छे, पूरे लोग मेरा दर्द बटाता था। मैं बहुत रोती थी, मेरे को सब विश्वास था, बहुत मेरा दर्द मटाता था। और मैं कह रही हूँ जैसा मेरा दर्द खत्म होया ना, अब मैं यहाँ जाती आराम होया मुझे। मेरी नई जिंदगी, नया शुरुआत मेरे को यहाँ से मिला। मैं कह रही भगवान, ये मेरे लिए एक भगवान है, ये डॉक्टर नहीं साहब, ये अस्पताल मेरे लिए देवता है। मेरे को बहुत ज़िंदगी सुधारी है, नहीं तो मेरा मरने का था और कुछ रास्ता नहीं था। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता। 6 साल पहले मेरा सीधा पैर बेकार हो गया, ज़मीन पर नहीं आता। तो मैंने आगरा में इलाज कराया, अच्छे डॉक्टर था वो, वहाँ से उसने कह दी कैंसर है। वहाँ भी मेरे सारे चेकअप हुए, मैं सही नहीं हुई। फिर मैं यहाँ सुना था, यहाँ आई मैं, यहाँ मेरे 2 दिन में ही पैर सही हो गया है। अब ये पैर अभी ज़मीन पे तो नहीं आ रहा है, पर मैं हिल नहीं सकती, वो मुझे राहत मिली है 2 दिन में।
मेरे कप भी लगाए, दवा भी दी और भाप भी लगाई। रुपए में मुझे 12-14 आने भर फायदा है। इलाज बिल दवा यानी दवाओं की मदद से इलाज एक और ब्रांच है। बाकी उसूलों की तरह ही ये भी अपने आप में एक अलग इसलिए है क्योंकि तिब्बे यूनानी की सभी दवाएं कुदरती तौर पर ही मिलती हैं। दवा उस चीज़ को कहते हैं जो बदन इंसान पर बैरूनी या अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल कराई जाए और उससे मर्ज़ भी दूर हो। यूनानी मेडिसिन वो होती हैं जो जड़ी बूटियों को एज ए होल पार्ट पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए, जिसमें जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है। इसको पूरी तरह से ही यूनानी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यही सिंगल दवाएं जो होती मुफरद दवाएं, इन्हीं को हम मिलाकर मुरक्कब दवाएं शामिल करते हैं। यानी इन्हीं से हम पहले तो हम सिंगल दवाओं को बताते हैं और फिर जब हमें दवा इनको बनानी होती है तो जितने भी मुरक्कब हैं जैसे जवारिशात है, त्रिफलात है, माजून है, खमीरे हैं, इन्हीं दवाओं में मुख्तलिफ दवाएं शामिल करके मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको तैयार करते हैं। 355 दवाइयाँ हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं। हाँ, मुरक्कबात जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर मुरक्कबात जो हैं हमारे यहाँ गोलियों की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में, माजून की शक्ल में, खमीरे की शक्ल में, अरक की शक्ल में, इसी तरह से लौक की शक्ल में, हर बीमारी की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एतबार से बनाई जाती है जो निहायत कामयाब है। ये सारी जो दवाओं की किस्में हैं ये अंदरूनी या इंटरनल यूज़ के लिए, हम ऑरली यूज़ के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ और शक्लें हैं जिसमें अर्क है, और फिर कुछ दवाओं को उनका जुशाना लेके और फिर शहद या शक्कर के क़िवा में मिला दें तो वो शरबत बन जाता है, जैसे हम घरों पे बनाते हैं। मेरे घुटनों में दर्द है और कई साल हो गए। अब किसी ने बताया था तो मैं इधर आया था। अब यहाँ भी 9 दिन हो गए। पहले कि कोई ऐसा नहीं जैसे डॉक्टर ने बता दिया या जिसने जो बताया वो गोली ले ली बाज़ार से, स्टोर से, तो इस तरह फ़र्क पड़ता रहा। देखो जो मेरा खाते फ़ायदा हो रहा था औरों से भी, लेकिन वो दब जाता था, फिर थोड़ी देर दिनों के बाद फिर हो जाता। तो इसलिए अभी है ये इसमें ही आया हूँ मैं, किसी ने बताया था मेरे। चटनी है, गोलियां हैं, माजून है और आधा चम्मच खाई जाती है। 4-5 दवाई हैं। मेरे को बैकबोन में प्रॉब्लम थी काफ़ी सालों से, जिसके अंदर नियर अबाउट 3-4 साल से प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके लिए मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब मैंने कराए तो उसके अंदर जब तक दवाइयों का असर रहता था तो मेरे को आराम मिलता था, और दवाइयों का असर ख़त्म होने के बाद में फिर मेरी एज इट इज़ प्रॉब्लम बनी रहती थी। थोड़ा कॉस्टली भी था, तो मैंने हॉस्पिटल में 1-2 विज़िट कराई डॉक्टर से। वहाँ भी यही सीन रहा कि दवाई रही तो मेरे को रिलीफ मिला, अगर दवाई का असर ख़त्म हुआ तो फिर एज इट इज़ प्रॉब्लम रही। फिर कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा था। मैंने ट्रीटमेंट कराए, वहाँ पर इलाज कराए, जिसकी वजह से मुझे आराम नहीं मिल पाया। मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ ली वहाँ से, अंग्रेज़ी दवाइयों से भी तभी तक आराम मिल पाया जब तक मैं उनको इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जब इस्तेमाल करने के बाद में उनका असर ख़त्म होता तो मेरी बीमारी एज इट इज़ बनी रहती थी। मैं काफ़ी अपने आप को माजूर महसूस करने लगा था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की परेशानी ऐसी होती है इसके अंदर आदमी परेशान हो जाता है। मुझे अपना फ्यूचर भी बड़ा दिक्कत में नज़र आने लगा। उसके बाद में मुझे कि दूर के रिश्तेदार ने मुझे बताया कि आप यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। तो मैंने यूनानी दवाई का इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पर मुझे पहले ही हफ्ते से काफ़ी आराम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे हफ्ते से और भी ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, तीसरे हफ्ते से और ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, तो मेरा आराम बढ़ता चला गया। तो मैं यहाँ से ये दवाइयाँ लेनी शुरू की मैंने, और मुझे काफ़ी आराम है। मैंने हकीम जी को दिखाया। मुझे पेशाब में जलन होती थी, पेशाब पीला आता था, तकलीफ़ से आता था, मेरे मसाने में दर्द हुआ था, गुर्दे में मेरे दर्द हुआ था। उसके बाद में मैं जब दिखाने हकीम जी को आया, हकीम जी ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया। मैंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में मेरे 2-2 mm की 2 पथरियाँ, एक गुर्दे में थी, एक मसाने में थी। फिर हकीम जी ने मुझे 15 दिन की दवा दी और कहा कि 15 दिन बाद जो है अल्ट्रासाउंड करा के आना। मगर मैंने हकीम जी को आके बताया, मैंने कहा 15 दिन के बाद में अभी मुझे कुछ जलन महसूस हो रही है। हकीम जी ने कहा कि आप अभी 15 दिन दवा और खाइए। फिर 15 दिन की दवा मैं दोबारा से ले गया। फिर 1 महीने के बाद में फिर जब मैं अल्ट्रासाउंड करा के आया और मैंने आके हकीम जी को अल्ट्रासाउंड दिखाया तो मेरी दोनों पथरियाँ नहीं थी। अल्लाह करम ये हुआ कि इन्होंने दवा खाई और उसके खाने से पथरी टूट गई और जो रेज़े थे वो निकल के बाहर आने शुरू हो गए। जो टाइम दिया था 15-20 दिन से पहले वो चूरा हो गई और टूट गई। अभी कुछ रेज़े इनके निकले हैं और अब ये जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड दोबारा फिर कराएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इनकी पथरी साफ़ आएगी, एक्सरे साफ़ आएगा, ये अल्ट्रासाउंड साफ़ आएगा और पथरी क्लियर हो जाएगी। मेरा जो बच्चा एक हैगा उसका वो 8 साल का है, उसको लीवर की पैदाइशी प्रॉब्लम है।
तो उसको मैंने दिल्ली में कोई हॉस्पिटल ही नहीं बचा, लेकिन उन्होंने सबने यही कहा कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। फिर मैं परेशान 8 साल से दवा उसकी दिल्ली में यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में करती थी, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और उसको खून की कमी इतनी हो जाती थी कि हमें ब्लड चढ़वाना पड़ता था ले आकर बड़े हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर उन्होंने हमें जो शरबत फौलाद बताया, दवाइयाँ बोली इन्होंने, वो हमने उसको पिलाई, तो उससे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मतलब हमें चढ़वाना ही नहीं पड़ा। मेरा हाथ तो ये एक साइड का और पैर ये ठंडा हो रहा है, इसके इलाज की वजह से मैं कई जगह डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर मुझसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे किसी ने यहाँ बताया कि तिबिया कॉलेज आप जाओ, ये इलाज वहाँ पर है, वहाँ इंशाल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा। 1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए, दवाइयाँ खाते, पहले से फ़र्क है। लेकिन इसके बारे में मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा, कहने ये यूनानी दवा है और इसमें थोड़ा वक्त लगता है, आप घबराओ ना और क्या नाम है दवाइयाँ खाते रहो। मैंने ठीक है, लेकिन पहले से और अब में फ़र्क है। पहले बहुत तकलीफ़ थी कि हम जब लेटते थे तो लिहाफ को चारों तरफ से दबा के, हाथ को भी कमर के इसके तले दबा के लेटते थे। अब कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इंशाल्लाह सही हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। दवाइयाँ हमारे को कई किस्म की मिली हुई हैं, जवारश कमूनी है, जवारश आमला है, खमीरा मरवारी है, अस्पताल की तरफ से मिलती है, हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। यूनानी मेडिसिन चूँकि नेचर फॉर्म में होती है और नेचर से बहुत करीब होती है, इसका ज़्यादा अच्छा तरीका इलाज यूनानी ज़्यादा सही रहता है बनिस्बत मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न में एक बीमारी सही होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा पड़ने लगते हैं। इन दवाओं में चूँकि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए इस तरीका इलाज जो है ज़्यादा बेहतर है। कुछ पर्टिकुलर एंड सेलेक्टेड केसेस को हमें लगता है कि ये ट्रीटमेंट जो है इनके लिए नाकाफ़ी है, उसके लिए हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। दवाओं से जब बात नहीं बनती है तब फिर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल केसेस में हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो पाइल्स, फिस्टुला और आर्थराइटिस वगैरह के केसेस होते हैं। तो आर्थराइटिस में और पाइल्स, फिस्टुला में या क्रोनिक वुंड और अल्सर में हमारे यहाँ केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसमें हम बिल्कुल प्योर यूनानी वे अडॉप्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो सर्जरी के केसेस हैं जिनको हमें ऑपरेट ही करना है तो उन केसेस में हम उस वाली नॉलेज को जो है अप्लाई करें। वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि एक डायग्नोसिस है और सर्जरी। ऐसे अल्सर या ऐसे ज़ख्म जो हील ना हो पा रहे हों, तो उनमें हम अपना एक एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रहे हैं आजकल, और वो है कच्चा पपीता, रॉ पपाया। उसको हम पील ऑफ करके और उसको घिस कर और उसका जो गूदा होता है उसको हम अल्सर पर लगाते हैं, या ऐसे वुंड जो हील ना हो रहे हैं उनके ऊपर लगाते हैं। तो कम से कम 15 या 20 दिन तक अगर हम इसको कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते रहे, दिन में 3 बार, तो उससे बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं। मेरे को शुगर थी तो पैर में गैंग्रीन हो गया था, तो 3-4 हॉस्पिटल में गई। उन्होंने किसी ने अंगूठा काटने के लिए बोला, किसी ने वही पैर काटने के लिए बोला, मेरा बढ़ गया। तो पहले मेरी बहुत तकलीफ़ थी, काफ़ी घाव थे, 2-3 घाव थे। मैं बहुत अल्लाह को कहती थी कि मेरे ये घाव ठीक करो जो है, तो मैं पैर नहीं कटवाना चाहती, बहुत रोती थी। और फिर किसी ने सलाह दी कि यहाँ इस हॉस्पिटल में आइए तो यहाँ कुछ आपका इलाज अच्छा हो जाएगा। पट्टी करते हैं तो कच्चा पपीता लगाते हैं और सारी सफाई वगैरह करके कच्चा पपीता लगा के पट्टी करते हैं। काफ़ी मेरे को आराम मिला इन यूनानी वालों से। पहले मैं बहुत दवाइयाँ खाती थी, बहुत ट्रीटमेंट चलता था, अब मैं कुछ नहीं इतने खाती, अब काफ़ी ठीक हूँ। मेरा बच्चे का नाम प्रमोद था, उसका 7 साल था। मैं उसका न्यूरोलॉजी अल्सर था, बड़ा बड़ा डॉक्टर को दिखा था, वो नहीं हील नहीं हो रहा था। वो यूनानी हॉस्पिटल में कौन कि मेरा दोस्त बोला था पाशा कर को, वो उधर आ गया मैं। वो उसका 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है इधर। 1 महीने एडमिट हुआ था इधर, 2 महीने से मैं घर पर ट्रीटमेंट दे रहा है। दवा तो कषाया दिया था, एक हलवा दिया था, वो टैबलेट इधर आया था, वो भी दिया था, वो अभी ठीक हो रहा है। मैंने कितने हॉस्पिटल में देखा है, तो वो बता रहे थे कि ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा।
लेकिन यहाँ पे जो है बहुत आराम से और अच्छा हो गया। ज़्यादा ही दाना परेशान कर रखा था मुझे। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर हम देख रहे हैं कि उसको बहुत इन्फेक्शन के उसके चांसेस हैं, तो फिर हम एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर लेते हैं और पेन किलर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि यूनानी दवाओं में एकदम से ऐसी कोई वो नहीं है कि जैसे इसका इस्तेमाल करते ही फ़ौरन मरीज़ को दर्द में आराम मिल जाए। तो अगर ज़रूरत होती है तो हम मॉडर्न मेडिसिन से भी सहारा लेते हैं और उसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि यूनानी दवाओं से ही उसको ट्रीट किया जाए तो बेहतर है। मुझे फिस्टुला खुद ही हो गया था, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया कोई हॉस्पिटल है नहीं। और यहाँ तक कि मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने लगभग जब उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा मेरा फिस्टुला में ख़राब हो गया था, अच्छे हॉस्पिटलों में जा कर के, बावजूद इसके कि उनको राहत नहीं मिली, मेरी अपनी जो है खुद की जब से मैं दिखाया तो यहाँ से दवाई मिल गई, मुझे सारी दवाइयाँ मिली मुझे। और यहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी होगी, तो इसके पहले बगैर आपका ऑपरेशन का नहीं होगा। तो मैंने ऑपरेशन करा, मैंने कहा ठीक है मुझे ऑपरेशन कर दीजिए। तो उन्होंने एडमिट किया और ऑपरेशन किया। तो मुझे किसी तरह का कोई दवाई न बाहर से लेनी पड़ी न कुछ, और चाहे जो भी रही है सारा दवाई इन्होंने दिया। सुन करने का भी इंजेक्शन वगैरह, धागे वगैरह सारा कुछ करके पूरी तरह से मुझे, और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। बवासीर का ऑपरेशन है या हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है या छोटे छोटे कोई फोड़े हो गए हैं या एब्सेस हो गए हैं, अगर हम उनको इंसीजन लगा के उनका ड्रेन कर दें पस को, तो ये भी तरीका हम लोगों को अख्तियार करना चाहिए। आजकल आमतौर से सारे बाहर के मुल्कों में सर्जरी का तरीका बदल चुका है, और अब बजाय इसके कि हम बड़ा ज़ख्म बनाकर पेट को खोलें, छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए अंदर पहुंचते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए कैमरे में देखते हुए इस तरह के अंदर के ऑपरेशंस करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं वो पित्ते के ऑपरेशंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आम बीमारी है सर्जरी के मुतालिक। सर्जरी देखिए एक टेक्निक है और एक फ़न है ये, और इसमें जो मॉडर्न जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उससे हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। या आजकल के जो ऑपरेशन के तरीके अख्तियार किए जाते हैं उनमें भी हमें कम से कम उसको अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर से मरीज़ को दोबारा से वो इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन हमने जो यूनानी दवाओं का ट्रायल करा है उसमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तकरीबन 70% 70% मरीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं 3 महीने के इलाज के बाद। प्री ऑपरेटिव केस में या पोस्ट ऑपरेटिव केस में, यानी सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, जहाँ तक हो सके यूनानी दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा, यूनानी पैथी में इलाज का मतलब है सेहतमंद होना, ना कि सिर्फ बीमारी के आसार देखकर दवाई से मरीज़ को फ़ौरन आराम देना। और ये ख़ासियत सिर्फ यूनानी तिब की ही है, जहाँ न सिर्फ मर्ज़ को बल्कि मरीज़ को भी समझने की कोशिश की जाती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इलाज बिल ग़िज़ा यानी डाइटोथेरेपी के बारे में। इसी के साथ में आपको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है, इल्म सेहत है ये, सेहत से